ई गवर्नेंस किसे कहते हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर का बिजली का बिल या पानी का बिल ऑनलाइन भरा है? आप भी सोच रहे होंगे, अरे भाई ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, ये तो हम हर महीने करते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में बताने की जगह आप सवाल पूछ रहे हो कि बिल भरा है या नहीं। सो दोस्तों, इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। ये जो हम हर महीने ऑनलाइन बिल पे करते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज एडमिशन के लिए अप्लाई करना, जैसे जो ये काम है हम ऑनलाइन आराम से घर पर रहकर करते हैं। इसे ही ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस कहते हैं। आइए थोड़ा सा और अच्छे से इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ई गवर्नेंस किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत एक शक्तिशाली देश बनने की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर धीरे धीरे विकास हो रहा है। भारत सरकार देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कई सारे काम कर रही है। साथ ही साथ कई सारी योजनाएं चला रही है ताकि देश के साथ साथ नागरिकों का विकास हो सके, उनकी भी तरक्की हो सके। इसके साथ ही वो सरकार अपने दफ्तरों के अंदर कामकाज के तरीके बदलने में लगी हुई है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनके अंदर जो काम करने का तरीका है उसको भी चेंज किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, पहले के जो सरकारी दफ्तर होते थे यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे, ऑफिसेज होते थे, वहाँ पर जो काम करने की स्पीड होती थी वो ना के बराबर होती थी। और ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों के अंदर लोगों को अपना काम कराने के लिए पूरा पूरा दिन निकल जाता था और फिर भी काम नहीं हो पाता था। इसके साथ ही लोगों को अपना काम कराने के लिए हफ्तों तक जो सरकारी दफ्तर थे उनके चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए कंप्यूटर, इंटरनेट इनका लाभ उठाते हुए सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी ताकि इसकी मदद से लोग आसानी से अपना काम करवा सकें। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो इंटरनेट की मदद से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट की हेल्प से जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ है, आम जनता तक पहुंचाई जाए, इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। अगर आज के दिन में आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। दोस्तों, ई गवर्नेंस का पूरा नाम यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसमें जो ई शब्द है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उन चीज़ों को कहा जाता है जो बिजली की मदद से चलती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप। इसके साथ ही दोस्तों गवर्नेंस को हिंदी में शासन कहा जाता है, तो इसका मतलब हुआ, इसकी फुल फॉर्म हुई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की मदद से भारत सरकार देश की जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि इंटरनेट की मदद से देश के आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है। इस योजना को 2006 में शुरू किया गया था और हम कह सकते हैं कि अभी तक ये जो सरकारी योजना है अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हुई है, यानी कि काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रही है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग के द्वारा बनाई गई है। आगे दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों, ई गवर्नेंस की शुरुआत कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें दोस्तों सबसे पहला है सरकार तथा नागरिकों में संवाद होना। दोस्तों, ई गवर्नेंस की वजह से जितनी भी सेवाएं हैं यानी कि जितनी भी सर्विसेज है वो ऑनलाइन हो गई हैं। इसके चलते नागरिक और सरकार के बीच में अच्छी तरीके से संवाद हो सकता है। संवाद यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लीजिए कोई भी नागरिक अगर सरकार की किसी सेवा से खुश नहीं है यानी कि किसी सर्विस से खुश नहीं है तो वो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट की मदद से सरकार को अपना फीडबैक दे सकता है। इतना ही नहीं, फीडबैक की मदद से लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार को कम से कम समय के अंदर पता लग जाती हैं, जिससे कि वो उस सर्विस को और बेहतर कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य है सरकार तथा नागरिक में संवाद होना, यानी कि उनके बीच में कम्युनिकेशन होना, नागरिक अपना फीडबैक दे सके ताकि सरकार उस सर्विस को और बेहतर कर सके। इसके बाद दोस्तों अगला है सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना। दोस्तों, पहले के समय में लोगों के जो सवाल हुआ करते थे उसका जवाब देने में सरकार को बहुत टाइम लग जाता था। ई गवर्नेंस का उद्देश्य भी यही है, ये जो टाइम ज़्यादा लग जाता है इसको कम करना ताकि लोगों को जल्द से जल्द सरकार की प्रतिक्रिया मिल सके।
सो हम कह सकते हैं कि सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों अगला है लोगों को डिजिटल बनाना। दोस्तों ई गवर्नेंस का एक और उद्देश्य लोगों को डिजिटल बनाना भी है, ताकि जो लोग हैं वो डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें, इंटरनेट का यूज़ करना सीख सकें। साथ ही साथ जितने भी ज़रूरी काम हैं वो आसानी से अपने घर पर रहकर कर सकें। जिन समस्याओं का उन्हें पहले सामना करना पड़ता था अपना काम करवाने के लिए, वो उन्हें ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ दोस्तों नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना ई गवर्नेंस का एक और उद्देश्य है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं नागरिकों को, यानी कि जो आम जनता है उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करना ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य है, ताकि जो लोग हैं आसानी से अपने घर पर रहकर अपना काम कर सकें, साथ ही साथ उन्हें कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके बाद दोस्तों अगला है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन। दोस्तों सरकार, सरकारी विभाग और साथ ही साथ नागरिकों के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना, साथ ही साथ उन्हें जवाबदेही बनाना ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। दोस्तों जब भी हम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेबसाइट विजिट करते हैं, हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। कुछ समय के बाद हम अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर अप्रूव हो जाता है तो कुछ समय बाद हमें वो मिल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी है, हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर कि हमारा वोटर आईडी कार्ड अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। और जो डिपार्टमेंट है वो भी जवाबदेह है, उन्हें इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना होता है कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। उसके कुछ समय के बाद अगर अप्रूव हो जाता है तो हमें वो मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस का उद्देश्य है सरकार, आम जनता और जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाना और उन्हें जवाबदेह बनाना। इसके बाद दोस्तों अगला है सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। दोस्तों ई गवर्नेंस की वजह से लोग इंटरनेट की मदद से किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि देश विदेश की राजनीति के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ देश के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में वो जान सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके अवेयर करना और उन्हें सशक्त बनाना। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगला है सरकार नागरिकों के विश्वास में वृद्धि करना। यानी कि दोस्तों सरकार और जो आम जनता है उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों अगला है शासन के किसी निर्णय में सुधार लाना। मान लीजिए दोस्तों अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है, आम जनता को यानी कि नागरिकों को वो ठीक नहीं लगता है, तो वो इंटरनेट की मदद से आसानी से अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और ई गवर्नेंस की वजह से ही सरकार भी कम समय के अंदर इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकती है कि जनता का क्या फीडबैक है, क्या ओपिनियन है, जिससे कि उस डिसीजन के अंदर कोई सुधार लाया जा सके। इसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। दोस्तों पहले के समय में क्या होता था, जब भी हमें कोई काम करवाना होता था तो जो ऑफिसेस के अंदर जो अधिकारी होते थे, यानी कि जो ऑफिसर हुआ करते थे, काम करने के पैसे मांगते थे, घूस मांगते थे ना, इसी चीज़ को भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ कि ये जो सर्विसेज है अब ऑनलाइन हो गई। अब हम आसानी से घर पर रहकर ये सभी काम कर सकते हैं, हमें किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ई गवर्नेंस का भी उद्देश्य यही है, ये जो नागरिक हैं, आम जनता है, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि आसानी से वो घर पर रहकर ये काम कर सके और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस की उपयोगिता के बारे में। दोस्तों ई गवर्नेंस की वजह से यानी कि इंटरनेट की मदद से गांव में रहने वाले लोग भी देश विदेश के घटनाक्रम के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यानी कि गांव में रहने वाले लोग भी देश विदेश की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेट की हेल्प से आसानी से जान सकते हैं। और दोस्तों सूचना का अधिकार और ई प्रशासन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों मिलकर देश के विकास के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, एक आदमी तक इंटरनेट की मदद से आसानी से पहुंचाई जा सकती है, ताकि वे उसके बारे में जान सकें, साथ ही साथ उनका लाभ उठा सकें। और दोस्तों ई गवर्नेंस की वजह से यानी कि इंटरनेट की मदद से जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को इंटरनेट के अंदर आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है।
इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई सूचना है, अगर किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो वो डायरेक्ट उस तक पहुंच सकेगी ई गवर्नेंस की वजह से, यानी कि इंटरनेट की मदद से। साथ ही साथ जो बिचौलियों की भूमिका होती है, जो उनका रोल होता है, वो इसकी वजह से खत्म हो सकेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार के बारे में। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला टाइप है G2G, यानी कि सरकार से सरकार। दोस्तों इस प्रकार के ई गवर्नेंस में एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है, यानी कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आसानी से कांटेक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर एक राज्य के अंदर किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, तो उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है पुलिस एक सिस्टम में डाल देती है। अगर कल को किसी अन्य राज्य सरकार को, यानी कि किसी दूसरे राज्य की सरकार को या पुलिस को उस अपराधी से जुड़ी जानकारी चाहिए होगी, तो वो इंटरनेट की मदद से वो जानकारी ले सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों भारत सरकार भी अलग अलग राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सकती है, यानी कि कांटेक्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए भारत सरकार को कोई जानकारी राज्य सरकार को देनी है, तो उससे जुड़ी जितनी जानकारी है वो वेबसाइट पर डाली जा सकती है, जिससे कि कम समय के अंदर राज्य सरकारों को वो जानकारी मिल सकती है। ठीक इसी तरीके से बाकी के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा टाइप है G2C, यानी कि सरकार से नागरिक। दोस्तों इस प्रकार के ई गवर्नेंस के अंदर एक आम नागरिक, यानी कि एक आम व्यक्ति इंटरनेट की मदद से अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में जानना है, तो वो व्यक्ति बिना बीमा पॉलिसी के दफ्तर यानी कि ऑफिस जाए अपना ये काम आसानी से घर पर रहकर कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना आयकर भरना चाहता हो, पानी का बिल भरना चाहता हो या फिर रेल का टिकट बनवाना चाहता हो, तो इनके दफ्तरों में जाए बिना, यानी कि इनके ऑफिस में जाए बिना वो अपना ये काम करवा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला टाइप है G2B, यानी कि सरकार से व्यवसाय। दोस्तों इस प्रकार के ई गवर्नेंस के अंदर जो देश के व्यापारी होते हैं उनको ई गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। इसकी मदद से जो व्यापारी होते हैं वो घर पर रहकर ही कई सारे सरकारी कामों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए बनाई गई योजना की जानकारी लेना, वैट के लिए पंजीकरण करवाना आदि। ऐसा करने से व्यापारियों की समय की बचत होती है। इसके बाद दोस्तों अगला टाइप है G2E, यानी कि सरकार से कर्मचारी। दोस्तों इस प्रकार के ई गवर्नेंस के अंदर सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकती है, यानी कि इजीली कांटेक्ट कर सकती है। और दोस्तों अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके विभाग से, यानी कि उसके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन उसको आसानी से मिल सकती है। आगे दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के फायदे के बारे में कि ई गवर्नेंस से क्या बेनिफिट है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला है कार्य में तेजी। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट सरकारी काम हैं उनको ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के काम के अंदर तेजी आई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब हम आसानी से अपने घर पर रहकर इंटरनेट की मदद से अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पहले हमें कोई काम करना होता था या करवाना होता था तो 2 से 3 दिन लग जाते थे, लेकिन अब वही काम ई गवर्नेंस की वजह से कुछ घंटों के अंदर हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं ये ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट है कि जितने भी काम है उनके अंदर तेजी आई है। अब हम आसानी से और कम समय के अंदर अपना काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है पारदर्शिता। दोस्तों जितने भी काम हैं उनके ऑनलाइन हो जाने की वजह से एक पारदर्शिता बन जाती है। पारदर्शिता का मतलब दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से है दोस्तों, जिसकी वजह से कोई भी काम गलत तरीके से नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एग्जांपल दिया था कि पहले हमें कोई काम करवाना होता था तो जो अधिकारी हुआ करते थे वो पैसे मांगते थे और इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, है ना। लेकिन सारे काम ऑनलाइन हो जाने की वजह से अब हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम घर पर रहकर अपना काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है ई गवर्नेंस की वजह से इंटरनेट पर आसानी से हमें मिल जाती है। साथ ही साथ हर एक नागरिक सरकार के काम के बारे में जान सकता है कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सरकार और आम जनता के बीच में पारदर्शिता लाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाता है। साथ ही साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है
वो लोगों को आसानी से उपलब्ध कराता है, यानी कि अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ जितने भी काम है, आम जनता है और सरकार है, इन सभी के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाता है। इसके बाद दोस्तों अगला है लागत में कटौती। दोस्तों पहले के समय में हमें कोई भी काम करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से काफ़ी चीज़ों पर जो पैसा खर्च होता था उसके अंदर कटौती आई है, यानी कि कमी आई है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, पहले जब हम वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते थे तो कैसे करते थे? हमें सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, है ना, वहाँ से फॉर्म लेना पड़ता था, फिर हम उस फॉर्म को फिल करते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसे साथ में लगाते हैं और फिर उसे जमा करते हैं। लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ है कि अब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, है ना। इससे क्या है कि हमें किसी भी तरीके के कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कागज़ पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ठीक इसी तरीके से जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उसके अंदर भी कागज़ के इस्तेमाल को लेकर भी कटौती आई है, यानी कि काफ़ी कमी आई है। इस तरह से हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस की वजह से ये जो खर्चा है, यानी कि जो लागत है, इसके अंदर काफ़ी कमी आई है। अगला है दोस्तों पर्यावरण के लिए लाभदायक। दोस्तों ये वाला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमने जाना था, ई गवर्नेंस की वजह से सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं, कागज़ पर किए जाने वाला खर्च भी काफ़ी कम हो गया है, कागज़ का यूज़ भी काफ़ी कम हो गया है ना। इसके साथ ही साथ जितने कम कागज़ का इस्तेमाल होगा हम उतने ही पेड़ों को बचा सकेंगे, है ना। ये बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कागज़ कहाँ से आते हैं, पेड़ से, है ना। तो पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, क्योंकि ई गवर्नेंस की वजह से सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं, है ना। हमें कागज़ का कम यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद दोस्तों अगला है जवाबदेही। दोस्तों ये वाला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जब हम बात कर रहे थे पारदर्शिता के बारे में। दोस्तों ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि आम जनता और सरकार के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सरकार आम जनता को लेकर जवाबदेह बन जाती है, यानी कि सरकार जब कोई भी काम करती है, अगर आम जनता उसको लेकर कोई भी सवाल पूछती है तो उसको लेकर सरकार जनता को लेकर जवाबदेह होती है, यानी कि उन्हें जवाब देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि गलत काम होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही साथ ई गवर्नेंस की वजह से सरकारी दफ्तर के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सही तरीके से काम करने की। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि ये आम जनता और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाता है, साथ ही साथ सरकार को आम जनता के लिए जवाबदेह बनाता है। अगला है दोस्तों लोगों के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ है कि हर एक नागरिक को, यानी कि हर एक इंसान को कंप्यूटर का यूज़ करना आ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं गांव के अंदर रहने वाले लोग भी कंप्यूटर का यूज़ करना सीख रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पहले के समय में क्या होता था, जब भी हमें कोई काम करना होता था या करवाना होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, जिसके आने जाने में हमें काफ़ी टाइम लगता था, साथ ही साथ काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता था। लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ है कि अब हम इंटरनेट की मदद से आसानी से घर पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं, है ना। सो दोस्तों ई गवर्नेंस लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंटरनेट की मदद से लोग आसानी से घर पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। जिस काम को करने में पहले 2 से 3 दिन लग जाते थे, अब वो काम कुछ घंटे के अंदर हो जाता है ना। और साथ ही साथ किसी भी सरकारी दफ्तर में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम घर पर रहकर अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि इससे प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार काफ़ी कम होता है, साथ ही साथ खुलापन आता है। और दोस्तों आम जनता का सरकार में विश्वास भी बढ़ता है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं पहले के समय में हमें कोई भी काम करवाना होता था तो सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था। वहाँ पर जो अधिकारी हुआ करते थे वो पैसे मांगते थे और इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। ई गवर्नेंस की वजह से सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं, अब हमें उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आसानी से घर पर रहकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट है, इससे भ्रष्टाचार काफ़ी कम होता है, साथ ही साथ प्रशासन के अंदर खुलापन आता है। और दोस्तों इंटरनेट की वजह से जो आम जनता है वो सरकार के काम के बारे में आसानी से जान सकती है कि सरकार कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है,
इससे क्या होता है कि आम जनता का सरकार में जो विश्वास होता है वो भी बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों ई गवर्नेंस का एक बेनिफिट ये भी है कि ई गवर्नेंस की मदद से सरकार को सारे आंकड़े यानी कि जो स्टैट्स होता है वो आसानी से मिल जाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए सरकार ने पहले कोई पॉलिसी बनाई, कोई नीति बनाई, उसका आम जनता पर क्या असर हुआ, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुआ, उस नीति से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े हैं सरकार को आसानी से ई गवर्नेंस की वजह से मिल जाते हैं, है ना। अब इसके क्या फायदे हैं? अगर मान लीजिए सरकार कोई नई नीति बनाने की प्लानिंग कर रही है तो उसको बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण करके यानी कि इस स्टैट्स का एक एनालिसिस निकालकर सरकार एक बेहतर डिसीजन ले सकती है कि किन बातों का ध्यान में रखना है, जिससे कि सरकार एक बेहतर नीति बना सकती है। आगे दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के नुकसान के बारे में। इसमें दोस्तों सबसे पहला है, हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता। दोस्तों हमारे देश की ज़्यादातर जनता यानी कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो अशिक्षित हैं यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी ई गवर्नेंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। और दोस्तों देश के जो ज़्यादातर लोग हैं उनको तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है अपना काम करने के लिए और करवाने के लिए। सो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस का हर कोई व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता। अगला है दोस्तों पहुंच में कमी होना। दोस्तों गांव के ज़्यादातर लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में कोई सही से जानकारी नहीं है, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि ई गवर्नेंस क्या है। ऐसे में कई सारे लोग इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है दोस्तों, जब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो वो किसी भी सुविधा का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ई गवर्नेंस की पहुंच में अभी कमी है। इसके बाद दोस्तों अगला है इंटरनेट की सुविधा का नहीं होना। दोस्तों हमारे देश में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा सरकार पहुंचाने में नाकाम रही है। यही नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक तो बिजली ही नहीं है ना। ऐसे में ई गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का जो ये सपना है इसको पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों अगला है इंटरनेट का सुरक्षित ना होना। दोस्तों इस बात में कोई डाउट नहीं है, इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसकी मदद से जो भी जानकारी हम शेयर करते हैं उसमें एक खतरा हमेशा बना रहता है, साथ ही साथ उस जानकारी का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। अभी हम एक ताज़ा उदाहरण की बात करें तो आज के समय में इंटरनेट की हेल्प से कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट का सुरक्षित ना होना ई गवर्नेंस का एक नुकसान है। आगे दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियों के बारे में, यानी कि ई गवर्नेंस के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेस हैं। दोस्तों हमारे देश भारत के अंदर कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक बिजली ही नहीं है ना। तो उनको इंटरनेट की सुविधा कैसे मिल सकती है ना। तो ई गवर्नेंस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिजली, इंटरनेट जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके अभाव को कम करना, ताकि लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही दोस्तों ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों और इन सेवाओं से वंचित रहने वाले लोगों की जो संख्या है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको कम करना ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती है। यानी कि दोस्तों जो लोग ई गवर्नेंस का लाभ उठा पा रहे हैं और जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, इनकी जो संख्या है इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी कि डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कम करना ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती है। दोस्तों आपने भी कई बार ये सिचुएशन फेस की होगी, जब भी आप कोई काम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी पोर्टल के ऊपर, अगर उसका सर्वर डाउन हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देती है ना, और हमारे सभी काम रुक जाते हैं। तो दोस्तों ये ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती है, इसको ठीक करना और इसको कम करना। इसके साथ ही दोस्तों जितने भी साइबर अपराध होते हैं, यानी कि जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, उसको रोकना ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेट सेफ नहीं है। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, जैसे कि आज के समय के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, लोगों के पैसे निकल जाते हैं, है ना, लोग चोरी कर लेते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है इसको रोकना और इसको कम करना ई गवर्नेंस के लिए एक चुनौती है। सो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ई गवर्नेंस को जानने में और समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो के या किसी और वीडियो के नोट्स चाहिए
तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।